इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की 8 यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उसकी वजह से तमाम जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं अटक गई हैं। आलम यह है कि अब परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो भी पूरी तरह से फॉलो नहीं करा जा सकता है और इसे लेकर एक बड़ी हड़ताल छिड़ चुकी है। मांग है उनके पैसों को यानी कि वेतन का और एक पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का, जो कि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है और किस हद तक इससे छात्रों का भविष्य अब अधर में अटकता नजर आ रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल इस समय स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी हैं, यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। विवेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आयुष पाराशर जी यहाँ पर एबीवीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से राकेश सिंह गुर्जर, उनके साथ तमाम जो हड़ताली कर्मचारी हैं मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट पर। सबसे पहले राकेश सिंह गुर्जर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये मांग जो आप लोग कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं और अब तक शासन का इसको लेकर क्या रुख रहा है? सर, हमारी मांग करीब 3 साल से लंबित है और हमारे संघर्ष समिति जो हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी, क्योंकि उसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और हम 2 बार नहीं, हम करीब सैकड़ों बार उच्च शिक्षा विभाग के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और कल ही हमें उच्च शिक्षा मंत्रालय में एसीएस साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ बुलाया था और कल बैठक हुई। तो उस बैठक में हमने ये कहा कि हमारी मांगों पर आप लिखित आश्वासन दें। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम आपकी मांगें 2-2.5 महीने में मान लेंगे, मगर ये है कि लिखित नहीं देंगे। एक बार मांगे दोहरा देंगे आप अपनी? हमारी भी जवाबदेही है, हम कैसे बिना लिखित आश्वासन के। राकेश जी, एक बार मांगे अपनी दोहरा देंगे आप? सबसे हमारी महत्वपूर्ण मांग है पेंशनर की। हाँ जी, जो 7वें वेतनमान से सभी मध्य प्रदेश के अन्य विभागों में 7वें वेतनमान से पेंशन दी जा रही है और विश्वविद्यालयीन कर्मचारी अधिकारी शिक्षकों को नहीं दी जा रही जी। प्रमोशन की भी मांग है आपकी? जी जी, प्रमोशन की भी मांग है, स्थायी कर्मी भी वो नियमितीकरण की भी मांग है, मेडिक्लेम पॉलिसी का भी हमसे कहा था, वो भी अभी तक नहीं पूरा किया है। नहीं, सभी लोग खुलकर बोल सकते हैं, कान में फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। वो जो आपके साथ में मौजूद है वो भी खुलकर बोल सकते हैं और खुलकर बोलने दीजिए सबको। हाँ जी जी, मैं बिल्कुल बोलूं भारती जरा परिचय दे। हेलो जी, भारती जी बताएं, क्या किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? शासन का क्या रुख है और आप लोग कब तक ऐसे हड़ताल पे बैठे रहेंगे? मुख्य समस्या ये है कि मध्य प्रदेश शासन और विधानसभा से पारित अधिनियम में जी बोलें। ये स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों की भांति सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन पेंशन दी जाएगी। 76 के अधीन प्रावधान है, नियम है, स्पष्ट है, बार बार आश्वासन दिए जाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की और विसंगति की बात यह है, इसको सुन के हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही है पूरे प्रदेश में कि
कि वेतन हमें 7th पे कमीशन से दिया जा रहा है, वेतन 7th पे कमीशन से दिया जा रहा है, और पेंशन अभिधान के लिए जो राशि काटी जा रही है वो 12% राशि काटी जा रही है। ठीक है भारती जी, मैं आऊंगा आपके पास में, शायद आपको शायद आपकी आवाज दोहराव के साथ सुनाई दे रही होगी। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जिन मांगों को लेकर यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे लामबंद हुए हैं उससे छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इनकी मांग किस हद तक जायज आपको लग रही है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कर्मचारी हैं वो विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर वो निरंतर शासन से संवाद स्थापित कर रहे हैं, परंतु सरकार का उदासीन रवैया जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी, सभी विश्वविद्यालयों का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। सीधे तौर पर इसका नुकसान मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, जिनको अर्जेंट में डिग्री चाहिए, माइग्रेशन चाहिए या परीक्षाएं होनी थी, कहीं ना कहीं वो बाधित हुई है। इसकी सीधी तौर पर जिम्मेदार मैं समझता हूं सरकार है। और जो जायज मांगे जिनको अभी तक मान लेना चाहिए, अगर उसमें भी आज सरकार झूठे आश्वासन दे रही है, अधिकारी झूठे आश्वासन दे रहे हैं, मौखिक रूप से जो आश्वासन आप दे रहे हैं लिखित रूप से देने में आपको क्या आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, जब मौखिक आप उनको आश्वासन दे सकते हैं कि हम 2-2.5 महीने में आपकी मांगों को मान लेंगे, तो आज लिखित रूप में आप उनको दे दीजिए, एक समय अवधि आप उनको दे दीजिए। वो तो लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर ही रहे हैं। अगर आप उनको लिखित में ये बात कह देंगे तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता तो उठे। आप निरंतर उनको हर बार मिलने पे झूठे आश्वासन दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज आक्रोश है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर। वेतनमान की विसंगति है, नियमितीकरण की विसंगति है, कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। आज कर्मचारियों को भी अपने बच्चों को शिक्षा अर्जित कराना है, उनकी नौकरियों को पैसे की समस्या है, तो कहीं ना कहीं अगर समस्या को दूर करना है तो उनकी जो जायज मांगे सरकार को जल्द से जल्द उसको मान लेना चाहिए। आयुष, आपके संगठन का इस पर क्या रुख है? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में एक अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो साथ ही हम भी ये मानते हैं कि जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो तत्काल प्रभाव से वित्त विभाग को एवं सरकार को माननी चाहिए। क्योंकि अगर कर्मचारी सुदृढ़ रूप से काम करेंगे, और मैं भी खुद विद्यार्थी हूँ तो मैं अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाता हूँ कि जो मेरी परीक्षाएं जो 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी वो स्थगित कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, साथ ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो कर्मचारी है, अगर विश्वविद्यालय में काम करेंगे, सुदृढ़ व्यवस्था में अपना योगदान देंगे, तभी जो हमारा भविष्य है, जो छात्रों का भविष्य है, वो आने वाले समय में अच्छे सुचारू रूप से काम कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तुरंत जो भी जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की मांगनी चाहिए। ठीक है, ये लेकिन सवाल ये, राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, राकेश जी भारती जी, तो सवाल ये भी है कि क्या छात्रों को, लेकिन इससे क्योंकि बड़े पैमाने पे पूरे मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल सकता था कि आप अपनी मांगों को भी रख सके और छात्रों का भविष्य भी यहां पर अधर में ना लटके? देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का आचार्य जो सुपर क्लासमैन अधिकारी या शिक्षक है, और क्लास वन के अधिकारियों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। और शासन के और प्रावधान होने के बाद भी प्रदेश स्तर पे हमारी राकेश गुर्जर जी से चर्चा हो रही है, प्रदेश की सारी यूनिट से चर्चा हो रही है। हम सभी लोग इस बात से आहत हैं कि छात्र प्रभावित हो रहे हैं। वो हमारे भी बच्चे हैं। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान छात्रों के हित के लिए बनाए जाते हैं। हम भी उन्हीं के हितों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या आप लोगों ने चर्चा की? तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय न्यायालय के आदेश होने के बाद भी जी चर्चा हमारी कल आयुक्त महोदय से हुई है। उन्होंने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों से पैसा मांग रहे हैं और शासन भी इस पर कुछ चर्चा कर रहा है। श्रीमान, मेरी बात जन जन तक पहुंचाइए कि विश्वविद्यालयों का संसाधन कहां से आएंगे।
जब तमाम प्राइवेट और निजी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है, तो विश्वविद्यालय पैसे कहां से देगा? इसका एक ही विकल्प है, मध्य प्रदेश शासन को कैबिनेट का निर्णय करके प्रतिवर्ष पेंशन फंड के लिए कम से कम 80 करोड़ का प्रावधान किया जाए। फिर भी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी से, तमाम संघों के अध्यक्ष से बात करके हमने तय किया, यदि कोई छात्र ऐसा है कि आपात स्थिति में कोई काम लेके आता है, उसका काम हमारे कर्मचारी सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उस कार्य का निष्पादन हम करेंगे। ये कर्मचारी संघ इसके लिए सहमत है। भारती जी, जब कर्मचारी की बात आती है तो अक्सर सरकार के खजाने जो है खाली हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी होते हैं, जो वल्लभ भवन मध्य प्रदेश के जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग रहते हैं, उनकी सुख सुविधाओं और उनकी जो तनख्वाह वेतन तमाम जो समय पर होते हैं, बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब आम कर्मचारी की बात आती है तो सरकारी खजाने खाली होने का हवाला दिया जाता है? देखिए, मैं बुद्धिजीवी विचारक हूं, क्लास 1 पद पे रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल, विशेष रूप से सत्ताधारी दल, तमाम किस्म की घोषणाएं कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए के कामों का निष्पादन हो रहा है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी न्यायोचित मांगों के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है। पेंशन जैसी मांग जिससे वृद्ध आदमी अपने परिवार का उदर पोषण करता है, ये माननीय मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे का काम है, एक लम्हे का काम है। यदि वो कृपा करें तो आज शाम को ही प्रदेश स्तर से ज्यादा हट जाएगी। सिर्फ घोषणा करके हमें सूचित कर दें, लिखित में सूचना दे दें। जो आश्वासन मौखिक दिए जा रहे हैं हमारी 9 मांगों पर लिखित में आश्वासन दे दें, तो हम पूरे प्रदेश के लोग तत्काल इस हड़ताल को वापस ले लेंगे। ठीक है विवेक जी, अक्सर ये देखने में आता है कि चुनावी जब साल होता है तो तमाम जो कर्मचारी संगठन रहते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के जो अलग अलग रहते हैं, उनकी 9 सूत्रीय, 10 सूत्रीय, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय, इस तरह की मांगे सामने आ जाती हैं। ये हैरानी होती है कि 3-4 सालों तक ये लोग उसको लेकर कितने गंभीर रहे या ना रहे, लेकिन चुनावी साल में बहुत ही इसमें गंभीरता दिखाई देती है और काम को पूरी तरह से अटका दिया जाता है। और ऐसे में जो छात्र छात्रा हैं उनके भविष्य के साथ या दूसरे जो आम जनता है उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी रहती है कि चलिए मौका है, अब सरकार से हम जो है कुछ भी मांग बनवाएंगे क्योंकि अब चुनावी साल है? चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल कर्मचारियों के साथ में वोट की अपील के लेकर जब उनके बीच में जाते हैं तो उनकी समस्याओं को जानते हैं और आश्वासन देते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। जब वो समस्याओं का समाधान वो अपने पूरे कार्य उसमें अवधि में नहीं करते हैं, पूरे आपका जो कार्यकाल है सत्ता का उसमें पूरा नहीं करते हैं, तो कर्मचारी संगठनों के लिए यही सबसे बेहतर समय होता है जब वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, सबसे बड़ा फोकस आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से आम युवा बहुत परेशान है। युवाओं के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को लेकर बहुत परेशान है। एक तो महंगी शिक्षा बहुत है मध्य प्रदेश में, ऊपर से निजीकरण जिस तरीके से होता जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के पास में बहुत ज्यादा आज शासकीय विश्वविद्यालय में वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके जो मध्यम वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके की हड़ताल से उनके भविष्य को खतरा होता है। आज जो यूजी का छात्र होगा जिसकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, अगर आज वो परीक्षाएं 15 दिन 20 दिन आगे बढ़ जाती तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं 15 दिन 20 दिन या 1 महीना आगे बढ़ सकता है।
उसको पीजी में अगर एडमिशन लेना है, वो अन्य राज्य में जाके हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो जो अवधि होती है जब उसको अप्लाई करना होता है, एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होता है, तो कहीं ना कहीं इससे मध्य प्रदेश का शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी पिछड़ जाएगा। इसका नुकसान मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सीधे तौर पर होने जा रहा है। और ये वो सरकार है जिसको आज सिर्फ लिखित में आश्वासन देना है, हड़ताल को खत्म करने के लिए कोई विशेष काम नहीं करना है। एक तरफ आप 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को स्टाइफंड के नाम पे, सीखो कमाओ योजना के नाम पे बांटने जा रहे हैं, और वहीं आप जो अपने विश्वविद्यालय की नींव कही जाती है, कर्मचारी और शिक्षक, उनको राहत पहुंचाने में आप कहीं ना कहीं उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी उदासीन रवैया के चलते आज मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो कर्मचारी हो, और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी है जो परेशान हो रहा है, जो अपने, मैं समझता हूं आज भविष्य को लेकर चिंतित है, दोनों, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि शासन जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए कि इनकी समस्या का हल हो और सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है उसको पुनः पटरी पर लाया जाए। और मुझे तो शंका है कि ये पूरी जो जिस तरीके से उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, ये शिक्षा माफिया जो मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना चाहता है, जो कहीं ना कहीं चाहता है शासकीय विश्वविद्यालय खत्म हो जाए और 4 गुना ज्यादा ऊंचे दामों पे विद्यार्थियों को यहाँ पे डिग्री करना पड़े, निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक कदम है जो कर्मचारियों और शिक्षकों की मांग को अभी तक नहीं माना जा रहा। चलिए आयुष, जब हम आपसे कहेंगे कि आपकी सरकार है तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं हमेशा स्टैंड एबीपी का रहता है, इसलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया। अब आप कहेंगे कि चूंकि हमारी सरकार नहीं, एबीपी भी एक अलग संगठन है और इसकी स्थापना बीजेपी से पहले हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या एबीवीपी अब कोई प्रदर्शन करेगी? देखिए, मैं अभी यहाँ पर डिबेट में बैठा हूँ। शुरुआत में ही सबसे पहले जब हमने बात करी, जब आपने मेरे से पहला प्रश्न पूछा था, मैंने कर्मचारियों के हित में बात करी। मेरे कर्मचारी को बोला कि बिल्कुल जो उनकी जायज़ मांगी माननी चाहिए, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एक राजनीतिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनने अभी तक कोई छात्र हित की बात नहीं करी। आप अपना स्टैंड बताएं ना। हम तो अपना स्टैंड यही बता रहे हैं कि निश्चित रूप से हम कर्मचारी के साथ हैं। कर्मचारी एबीपी यहाँ पे घोषणा करेगी प्रदर्शन करने की? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम कर्मचारियों के साथ हैं। कर्मचारी, मोहन यादव जी से बात करें, कर्मचारी एक महती अंग है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से एबीपी मांग करेगी? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नहीं, आप संगठन, देखिए आप डिबेट में आप आए हैं आयुष जी, आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उनकी मांगों का, तो फिर एबीपी करेगी क्या? देखिए, हम बोल रहे हैं ना, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं विशुद्ध रूप से। हमको यहाँ पर, मैं एक पार्टी का एम्बेसडर के रूप में नहीं बैठा हूँ, मैं छात्र नेता हूँ और मैं छात्र हितों की बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। छात्र नेता को तो बिल्कुल भी यहाँ पर भयभीत नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बंधन रहित होना चाहिए। और हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आप अपने संगठन की लाइन पे ही आप बताएं ना कि अगर आपका संगठन को जानकारी मिली है कि यहाँ पे छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है, और आपको लगता है कि ये जो कर्मचारी शिक्षक है उनकी मांग जायज है, तो एबीवीपी का स्टैंड क्या होगा? हम तो बोल रहे हैं ना कि जो जायज मांगे हैं, सरकार को तत्काल प्रभाव से इनकी जायज मांगे माननी चाहिए। और हम तो साथ ही, जो आप देख रहे हैं, मैं तो खुद विद्यार्थी हूं, तो अगर मैं विद्यार्थी हूं तो मैं अच्छे से विद्यार्थियों की बात रख पाऊंगा। जो विद्यार्थी नहीं है वो विद्यार्थियों की बात ज्यादा सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी एबीपी के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। समझिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को मैं वो चलिए सरकार से आज नहीं होते, एक छात्र संगठन से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री होने के नाते बोल रहा हूँ कि जो कर्मचारियों के जायज मांगे हैं उनको माननी चाहिए, सरकार जल्द से जल्द मांगे। लेकिन मैं साथ में कर्मचारी संगठन से ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मेरा भी एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चलता है, मेरा भी भविष्य आज है, मेरे को भी आगामी सत्र में एडमिशन लेने हैं, हमारी भी 13 तारीख से एग्जाम होने वाली हैं। तो मुझे लगता है ऐसे भी कर्मचारियों को ये भी सोचना चाहिए कि इसमें विद्यार्थी हित में हम क्या कर सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अगर आप इनके हैं तो ये बोलें कि बिल्कुल कि आप विद्यार्थी हित में संगठन जो धरना है वो खत्म करें। ये बोल रहे हैं कि ये चीज बोल सकते हैं कि ये चीज नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि हम विद्यार्थियों के हित चाहते हैं। 1,28,000 विद्यार्थी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला है, वो इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि कर्मचारियों के जायज मांगे हैं वो माननी चाहिए। और कर्मचारी संगठन निश्चित रूप से विद्यार्थी हित में हमेशा से आगे रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन से हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और हमने भी पहले भी उनके सहयोग से बहुत सारे कार्य ऐसे जो छात्र हित में वो करे हैं। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि अगर ऐसा कर्मचारी संगठन अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं कि मेरे को लगता है कि विद्यार्थी हित में उनको कि धरने का जो है उसके पुनर्विचार करना चाहिए। विवेक जी,
आयुष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन एनएसयूआई सभी विश्वविद्यालय में कर्मचारी संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिला के वहां पे बैठा हुआ है। जायज मांगे हैं, मान ली जानी चाहिए। मानने की जिम्मेदारी आपकी भाजपा सरकार की है। जिस तरीके से आपकी भाजपा सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये टकराव तो होना ही था। आज कर्मचारियों की मांग जायज है, आप मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो क्यों नहीं आप प्रयास करते कि एक संगठन के प्रतिनिधिमंडल को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिलें? आपकी तो सरकार है, एबीवीपी से निकले हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, एबीवीपी से निकले हुए शिक्षा मंत्री हैं, एबीवीपी से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं और आपके परिवार के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं निकट भविष्य में आप भी युवा मोर्चा या भाजपा में ही जाएंगे, परंतु आप यहां मानने में संकोच कर रहे हैं कि हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। फायदा पोषण भाजपा से होगा। मैं आयुष भाई आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट की शिष्टाचार को पालन करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। आयुष जी, भविष्य में आपको भाजपा ही ज्वाइन करनी है। दर्शक भी यहां सब जानते समझते हैं, आयुष भाई बेवकूफ कोई नहीं है। आप विद्यार्थी होने की बात कर रहे हैं, 12 तारीख से आप 13 तारीख से आपकी परीक्षा है जो कि पोस्टपोन्ड होने वाली है। तो भैया जरा सी चिंता है तो शिक्षा मंत्री जी के पास में जाइए ना, इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर, और बताइए कि इनका भी परिवार है, इनकी जायज मांगे हैं, न्यायालय का निर्णय है। अरे भैया इनकी मांगे मत मानिए, न्यायालय का निर्णय तो मानिए। न्यायालय ने अगर आदेश दिया है कि इनकी मांगों को माना जाना चाहिए, तो अवमानना क्यों कर रही है सरकार? इतना साहस कहां से आ रहा है? आपके अधिकारी मौखिक उनको कह सकते हैं, पर लिखित में कोई भी चीज देने को तैयार क्यों नहीं? आयुष भाई, ये बात की भी यहां पे कहीं ना देखिए, ये दोहरी राजनीति यहां पे मत कीजिए कि यहां पे मैं विद्यार्थी बनकर आ जाऊं, उधर मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगूं। अगर आप में जरा सी भी सहानुभूति है कर्मचारियों के साथ में, तो आपके संगठन के प्रतिनिधिमंडल को, भाई देखिए एनएसयूआई को तो समय देने के लिए है ही नहीं, शिक्षा मंत्री समय, मैं बोलूंगा ना, मैं मेरी बात खत्म, मुझे आपको मौका मिलेगा आयुष जी, आपको मौका मिलेगा आयुष जी, मिलेगा आयुष जी, मिलेगा आपको मौका। आप जाइए ना शिक्षा मंत्री जी के पास में। शिक्षा मंत्री जी के पास जाने का साहस नहीं है क्या आपके पास में? आपको साहस नहीं है क्या? कब लेकर जा रहे हैं, कब लेकर जाएंगे आयुष भाई, कब लेकर जाएंगे? एनएसयूआई के साथी बैठे धरने पे, अगर आपके लोग कहां हैं? धरने पे क्यों नहीं है आपके लोग? कर्मचारियों के साथ में आपके लोग क्यों नहीं है? एबीवीपी का कौन सा कार्यकर्ता वहां पे बैठा है? एनएसयूआई के साथी वहां पे बैठे, उनकी जायज मांग। अरे भैया क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सरकार पे बात आ रही है तो विद्यार्थी बन जाओगे, चुनाव की बात आएगी तो भाजपा के गले बन के घूमोगे। मतलब क्या बात है? क्या बात है भैया? वाह क्या बात है, क्या बात है? विवेक त्रिपाठी एबीवीपी का 100% पदाधिकारी युवा मोर्चा में क्यों जाता है, भाजपा में क्यों जाता है, ये बताइए ना। भी बार मेरा, मैं आयुष भाई, एबीवीपी का आदमी भाजपा में क्यों जाता है? मेरा विद्यार्थी परिषद 2017 से संपर्क है, अभी भी बता दें क्योंकि फिर चुनाव की बात करें। आयुष भाई, आपके जितने सीनियर हैं वो भाजपा में क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब दे दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, पोषण वहीं से हो रहा है, ये मूल चल वहीं से रहा है संगठन, रिमोट तो भाजपा कार्यालय में रखा है। क्या बात कर रहे हो? में बात नहीं कर पाएगा। शपथ ले लो, शपथ ले लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ले लो आयुष भाई, शपथ ले लो कि मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। अरे कह दो, राजनीतिक नहीं हो आयुष, राजनीतिक नहीं हो, यहाँ शपथ ले लो, इस चैनल पे शपथ ले लो, मैं भाजपा से नहीं जुड़ूंगा। ये अपने शब्द मेरे अंदर नहीं डाल सकते। अरे शपथ ले लो, ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो? दोहरा चरित्र क्यों? आज आप विद्यार्थी हैं, अभी आप फिर बाहर जाएंगे तो आप, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, दर्शकों को क्लियर तो होना चाहिए, एबीवीपी का कार्यकर्ता भविष्य में किस दल के साथ है? बात बोल रहा हूं, आप बताइए ना, ठीक है, आप बताइए ना। आयुष जी, विवेक जी, अपन चलते हैं। राकेश, एक मिनट आ रहा है, आयुष जी आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, आप और आपके साथी जो तमाम वहां बैठे हैं, भारती जी, एक मिनट, आयुष जी रुकिए, आयुष जी रुकिए, तो एक बार फिर मौका मैं दूंगा, फिर मौका मैं दूंगा आपको। हम स्वामी विवेकानंद को मारते हैं, जो इनके एनएसयूआई के नेता है वो इनके आगे। अरे मैं आऊंगा आज, एक बार फिर आऊंगा आयुष जी, एक बार आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। मूल मुद्दा भटकाने की बात करी है और मेरे पे लाछन लगाया है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं विद्यार्थी बोल दो एक बार कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता बन के भविष्य में काम नहीं करूंगा। बोल दो एक बार, मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। बोल दो एक बार, अरे एक बार बोल दो ना, चैनल पे बोल दो। क्या भैया गैर राजनीतिक व्यक्ति बोलो ना कि मैं भाजपा का पद नहीं लूंगा, युवा मोर्चा का पद नहीं लूंगा। बोलो एक बार, अरे हिम्मत है, बोलो ना, ये यहाँ बोलो, अरे बोलो ना, बोलो, सिर्फ छात्रों हिम्मत है तो बोलो, हिम्मत है तो बोलो। नहीं करोगे भाजपा ज्वाइन, भविष्य में भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे? करने के लिए अरे कह दो ना, दर्शकों को बताओ ना, मुद्दा है वो, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। भागो मत, चर्चा से भागो मत, भागो मत, चर्चा से मत भागो भाई। क्या डर है, क्या डर है, बताओ ना, क्या डर है? एक भी बार ऐसा क्यों नहीं जा रहे हो? हर बार जो मुझे संबोधित भैया मोहन यादव जी के पास जाओ ना, आपकी इनको लेकर जाओ ना।
और छात्र तेजी हो रहे मैंने निश्चित रूप से छात्र तेजी हो, क्यों नहीं जाते हो शिक्षा मंत्री क्या? हम दलगत जाओ ना शिक्षा मंत्री क्या। अच्छा चलो इनको लेके शिक्षा मंत्री क्या कब जा रहे हो, कब करोगे घेराव, तो बोल रहे हैं कब करोगे घेराव, ये बताओ। कर्मचारियों के साथ खड़े लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, कब कर लो। आयुष जी विवेक जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। मैं एक बार राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी भारती जी वहां पे मौजूद है। राकेश जी भारती जी, क्या कोई राकेश जी एक मिनट, आयुष जी अब आप आयुष जी गलत बात है, आपको पर्याप्त समय दिया है। आयुष जी इसको व्यक्तिगत वो आप मत लीजिए, आप एक मिनट शांत रहिए। आयुष जी एक मिनट शांत रहिए, आप एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। आयुष जी एक मिनट, आयुष जी एक मिनट शांत रहिए। आयुष जी एक मिनट आप शांत रहिए। मुझे भाजपा कार्यकर्ता आयुष जी एक मिनट आप शांत रहिए। शांत तो रहेंगे तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, शांत तो रहिए तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। जब आपने आप शांत रहेंगे तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। एक मिनट मैं आऊंगा आपको। विद्यार्थी परिषद के नाते मेरे ख्याल से आपको मेरी जरूरत क्या, आप तो अपना पक्ष रख चुके हैं। आप अपना पक्ष अपना पर्याप्त समय के रख चुके हैं। आप मेरे से आप क्या चाह रहे हैं? आप मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी भारती जी, छात्रों के हितों को लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकालने के अभी, क्योंकि तमाम जो यहां पर चर्चा चल रही है, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? क्या आप जब जिस तरह का आश्वासन मिल रहे हैं, हमने देखा कि अखबारों में छपा है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी आपकी मांगों को जायज तो ठहरा रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अब हमारे जो मध्य प्रदेश के तमाम जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्रा हैं उनकी परीक्षा डिले हो जाएगी, फिर उनको जो परीक्षा परिणाम देरी से मिलेंगे, फिर उनको आगे की जो पढ़ाई करनी है, आगे कहीं पे अप्लाई करना है, वो सब में देरी हो जाएगी? आपको आखिरी निवेदन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय संवेदनशील जो सरकार बताई जाती है उनको निवेदन ये कर रहा हूं कि आप ये देखिएगा, प्रदेश के क्लास 1 का आचार्य और रजिस्ट्रार स्तर का अधिकारी, मैं इसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा हूं, जब सड़कों पर बैठा है तो उसका कुछ न्यायोचित बात तो होगी। इस बात को मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए कि हमारे कर्मचारी, हमारे जो हमारे छात्रों के साथ जीवन का संकट आ रहा है, उस समस्या को शासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हम लोग तो छात्रों के साथ हैं ही, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम सहयोग भी उनको कर रहे हैं। हमने निर्देश भी अपने अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों को दिया है, जो आपात स्थिति में छात्र आता है उसी समस्या का समाधान करें। कैसे सहयोग कर रहे हैं? लेकिन हमारी बात जो प्रदेश का कैसे सहयोग कर रहे हैं? आचार्य जब आचार्य चाणक्य जब छुट्टी है, सहयोग कैसे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, कोई बच्चा बाहर से आता है, उसको लगता है मैं बाहर से बच्चा ट्रेन से आता है, कहता है मेरी माँ बीमार है, आज ही मुझे माइग्रेशन चाहिए, तो मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी विंडो पे ले जा उसको माइग्रेशन देता है, उसको मार्कशीट देता है, आपात काम करा रहे हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पेंशन के नाम से भूखों मर रहे हैं। राज्य शासन के अधिकारी और शिक्षकों को 1 लाख पेंशन मिल रही है, मेरे कर्मचारी को 6,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो इस बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, कम से कम आप जिस रफ्तार में आपने बोला, जिस ऊर्जा के साथ आपने बोला, तो निश्चित तौर पे पब्लिक जब आचार्य सड़कों पे आता है, जब चाणक्य जरूर पहुंचेगी। लेकिन इतना अब साफ हो चला है दर्शकों की, हमने एबीवीपी के प्रतिनिधि और यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि और तमाम जो कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करी कि फिलहाल डेडलॉक की स्थिति यहां पे बनती नजर आ रही है। सरकार जब तक कुछ करेगी नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, चुनावी साल है और अब तमाम जो संगठन अपनी मांगे बनवाने को लेकर यहां पर बिल्कुल प्रदर्शन के लिए बैठ चुके हैं। अब सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार के पास कितना फंड है क्या नहीं है, ये बात निश्चित तौर पर उठेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर मांग जायज है तो सरकार के पास ये सब होने के लिए ये इंतजार क्यों किया जाता है कि साहब जब तक प्रदर्शन नहीं होगा तब तक हम एक हीरो की तरह आएंगे, फिर को घोषणा करेंगे, फिर बोलेंगे देखिए हमने आपका काम कर दिया। अरे भाई रूटीन काम है, करना तो कीजिए, देरी क्यों कर रहे हैं? छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहता है। जो काम होना है, जो नियम से होना है, उसको करने दीजिए। नहीं साहब, यहीं पे बतंगड़ बनाया जाएगा, फिर जो है प्रदर्शन होगा, फिर सब चिट्ठी होगी, फिर सब पत्री होगी, फिर सब जहां से जो है घोषणाएं की जाएंगी। ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस पर मुझे लगता है कि छात्रों को भी अब आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा, तमाम जो जनप्रतिनिधियों से, तमाम नेताओं से, कि आपकी नेतागिरी को थोड़ा साइड में रख लीजिए, हमें तो पढ़ने दीजिए। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।